समुद्र की अनगिनत लहरों के बीच एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम था क्रोवाइल। नक्शों पर उसका जिक्र बहुत कम मिलता था और नाविकों के बीच वो सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा माना जाता था। कहते हैं वहाँ कभी एक बस्ती बसती थी, लेकिन एक रात पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उस रात के बाद से कोई भी उस द्वीप पर टिक नहीं सका। कई दशकों बाद 5 दोस्तों का एक समूह रोमांच की तलाश में उसी आइलैंड पर पहुंचा। उनके नाम थे अरुण, कविता, रोहन, सीमा और देव। नाविकों ने उन्हें चेतावनी दी थी, उस द्वीप पर कदम मत रखना, वहाँ इंसान नहीं साये रहते हैं। मगर युवावस्था का जोश और रहस्य की लालसा उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहे थे। द्वीप पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। समुद्र का किनारा बिल्कुल सुनसान था। पेड़ पौधे भी अजीब तरह से झुके हुए दिखाई दे रहे थे, मानो वो किसी भारी बोझ से दबे हों। हवा में एक अजीब सी सीलन और खून जैसी गंध खुली थी। रात घिरते ही उन्होंने किनारे पर एक आग जलाई और टेंट लगाया। तभी कविता ने देखा कि पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा झोपड़ा खड़ा है। उसने बाकी सबको बुलाया। झोपड़े के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने थे, मानो किसी ने खून से लिखे हों। अरुण ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खोला। अंदर पुरानी हड्डियां और राख बिखरी हुई थीं। दीवार पर उकेरे गए शब्द साफ पढ़े जा सकते थे, यहाँ से लौट जाओ वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। सीमा ने डर के मारे सबको वापस चलने को कहा, मगर रोहन ने हंसते हुए कहा, ये सब लोक कथाएं हैं, हमें डराने के लिए बनाई गई। चलो रात यहीं गुजारते हैं। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं चालू हो गईं। पहली आवाज़ कविता ने सुनी, जैसे कोई महिला धीमी धीमी सिसक रही हो। उसने टॉर्च चलाई तो टेंट के बाहर काले कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध से छिपा था और वो हिल भी नहीं रही थी। कविता चीख पड़ी। जब सब बाहर आए तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। रात के दूसरे पहर अरुण को लगा कि कोई उसके टेंट के पास रेंग रहा है। उसने बाहर झांका तो ज़मीन पर सैकड़ों हाथ मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्लाते हुए पीछे हटा, मगर सारे हाथ अचानक गायब हो गए। अगली सुबह सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता आसान नहीं था। समुद्र में तूफान उठ चुका था और उनकी नाव लहरों में बहकर टूट गई थी। वो फंस चुके थे। दोपहर को उन्होंने द्वीप के भीतर जाने का तय किया। वहाँ उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के भीतर एक विशाल मूर्ति थी, जिसकी आंखें खोखली थीं और मुंह से खून जैसी काली लकीरें निकल रही थी। मूर्ति के सामने मिट्टी में दबे इंसानी खोपड़ी और अस्थियां पड़ी थीं। देव ने डरते डरते मूर्ति को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा मंदिर गूंज उठा। हवा तेज हो गई और मूर्ति की खोखली आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक सीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में अजीब हरकतें होने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई। उसने गहरी खुरदरी आवाज़ में कहा, तुम्हें चेताया गया था, ये द्वीप मेरा है, अब कोई नहीं बचेगा। सब घबरा कर भागे,
लेकिन द्वीप जैसे बदलने लगा था। रास्ते जहां जाते वहां दीवारें बन जाती, पेड़ हिलते और रास्ता रोक देते, मानो पूरा द्वीप एक जिंदा दानव हो। सीमा की आंखें लाल हो चुकी थीं, वो उनका पीछा कर रहे थे। रोहन ने प्रार्थना की, मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रहे थे। तभी मंदिर से आती हुई आवाज ने कहा, ये भूमि बलि मांगती है, तुम में से एक को मरना ही होगा। अरुण ने कांपते हुए कहा, अगर हम यहां से निकलना चाहते हैं तो हमें एक को बलिदान देना ही पड़ेगा। सबने इनकार किया, लेकिन तभी देव को एहसास हुआ कि वही कारण है जिसकी वजह से द्वीप जागा। उसने मूर्ति को छुआ, वो धीरे धीरे हंसने लगा और बोला, शायद यही मेरी नियति है। उसने अपने सीने में छुरा घोंप दिया। जैसे ही उसका खून मिट्टी पर गिरा, जमीन हिलने लगी। सीमा अचानक सामान्य हो गई और मंदिर की आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। पर द्वीप अब भी शांत नहीं हुआ। वो सब किनारे की ओर भागे। तूफान थम चुका था और दूर एक नाव दिखाई दी, मगर जैसे ही वो नाव तक पहुंचे, समुद्र से वही काले कपड़े वाली औरत उभरी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, बिना आंखों का, सड़ा हुआ और खून टपकता चेहरा। वो नाव पर चढ़ गई और फुसफुसाई, तुम सोचते हो बलि पूरी हो गई? ये द्वीप भूखा है और भूख कभी खत्म नहीं होती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं अगले दिन किनारे पर टूटी हुई नाव मिली। उसमें खून फैला था, लेकिन कोई भी लाश नहीं मिली। और आज भी जब समुद्र शांत होता है तो उस द्वीप की ओर से चीखें सुनाई देती हैं। नाविक अब भी कहते हैं कि जिसने एक बार उस हॉन्टेड आइलैंड को देखा, वो कभी लौट कर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बिहार और बंगाल की सीमा पर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, काला स्टेशन। आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम कई सालों पहले हटा दिया गया था, क्योंकि वहां से कोई ट्रेन अब रुकती ही नहीं थे। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि रात के 12 बजे वहां से एक अजीब सी ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन की सीटी साधारण नहीं होती, बल्कि किसी के चीखने जैसी लगती है। राहुल, पटना का एक युवक, अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। ट्रेन लेट हो चुके थे और थकान की वजह से वो नींद में था। जब उसने आंख खोली तो पाया कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर खड़ी है। उसे लगा कि ये कोई छोटा स्टेशन होगा, लेकिन बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काला स्टेशन। राहुल ने अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। चारों ओर अंधेरा था, बस एक पुराना लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी आधी बुझी हुई थी। पूरा प्लेटफॉर्म सूना था। कहीं कोई कूली नहीं, ना चाय वाला, ना यात्री, सिर्फ खामोशी। अचानक उसने देखा प्लेटफॉर्म के एक कोने पर कोई खड़ा है। लंबा सा आदमी, फटे हुए कपड़े और सिर झुका हुआ। राहुल ने हिम्मत करके आवाज दी, भाई साहब, अगली ट्रेन कब आएगी? उस शख्स ने सिर उठाया। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, जैसे जल चुका हो। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल घबरा कर पीछे हटा। तभी पुराना लैंप टिमटिमाने लगा
और पूरे प्लेटफॉर्म पर जैसे सैकड़ों साए घूमने लगे। कानों में चीखें गूंजने लगी, भागो भागो। उसी वक्त राहुल के पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसका चेहरा मामूली था, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, बेटा, तुम गलत जगह उतर गए हो। ये स्टेशन अब जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्यों? यहाँ क्या हुआ था? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, 20 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात को एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों यात्री मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं अब तक चैन से सो नहीं पाई। हर रात 12 बजे वही ट्रेन लौटती है, अपने यात्रियों को साथ लेकर। राहुल ने देखा कि घड़ी ने 12 बजा दिए हैं। अचानक सीटी की भयानक आवाज आई। ट्रैक पर एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी। धुआं, चीखें और खून की गंध पूरे स्टेशन पर फैल गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। खिड़कियों से चेहरे झांक रहे थे, कुछ बिना आंखों के, कुछ आधे जले हुए, कुछ खोपड़ी जैसे। सब राहुल की ओर देख रहे थे। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, ये वही लोग हैं जो उस हादसे में मरे थे, और अब ये हर नए यात्री को अपने साथ ले जाते हैं। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से सड़े गले हाथ बाहर निकले और राहुल को पकड़ने लगे। उसका गला सूख गया। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे डरावनी हंसी और चीखें गूंज रहे थे। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। उसे लगा कि वो किसी गहरी खाई में गिर जाएगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही बूढ़ा आदमी था। उसने राहुल को खींचकर प्लेटफॉर्म से बाहर किया और चिल्लाया, भाग जा, सूरज निकलने से पहले निकल जा। राहुल किसी तरह अंधेरे जंगल की ओर भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन फिर से गायब हो चुके थे। प्लेटफॉर्म फिर से शांत, लेकिन उस शांत माहौल में अभी भी कराहने की आवाजें गूंज रही थे। सुबह होने पर राहुल गांव वालों तक पहुंचा और सारी बात बताई। गांव वाले हैरान नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें बचाकर लाने वाला बूढ़ा कोई इंसान नहीं था, वो भी उसी हादसे में मारा गया था। शायद उसकी आत्मा अधूरी है, इसलिए वो हर नए लोगों को बचाने की कोशिश करती है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी आत्मा अब कभी चैन से रह नहीं पाएगी, क्योंकि उसने काला स्टेशन देख लिया था। कई साल बीत गए। राहुल अब शहर में रहता है, लेकिन रात के 12 बजे उसके कानों में अब भी वही सीटी गूंजती है। कभी कभी उसे खिड़की के बाहर वही ट्रेन दिखती है। जली हुई खिड़कियां, सड़ते चेहरे और खून से सनी पटरी। राहुल जानता है कि उसकी यात्रा अब भी अधूरी है। एक दिन वो भी उस ट्रेन का यात्री बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रतलामपुर में एक रोड था, जिसे लोग मौत वाला रोड कहते थे। कहते हैं कि वहाँ हर महीने कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता। गांव के लोग उस सड़क से गुजरने से डरते थे। उस रोड पर शाम ढलते ही अजीब सी सिहरन महसूस होती। पेड़ों पर बैठे उल्लू, हवा में सरसराते पत्ते और सुनसान रास्ता, जैसे मौत का साया हमेशा मंडराता हो।
कहानी की शुरुआत होती है राज से, जो कस्बे का कॉलेज स्टूडेंट था। राज पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बेहद जिद्दी भी। लोग उसे मौत वाले रोड में ना जाने की सलाह देते हैं, मगर राज कहता, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हादसे तो लापरवाही से होते हैं। एक दिन देर रात राज अपने दोस्त की बाइक लेकर उसी रोड से गुजर रहा था। हवा तेज थी, अंधेरा गहरा था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही राज बीच रोड पर पहुंचा, उसने देखा एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा अंधेरे में धुंधला था। राज डर तो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, आप कौन है? यहाँ क्यों खड़ी है? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीमी आवाज में कहा, यहाँ मत रुक, ये मौत का रास्ता है। राज को लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। अचानक राज की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आया। उसे दिखा इसी रोड पर कुछ साल पहले एक लड़की की बारात जाते समय ट्रक से टक्कर हो गई थी और पूरी बारात खत्म हो गई। वही लड़की सफ़ेद साड़ी में आज भी इसी रोड पर भटकती है। राज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि उस लड़की की आत्मा है। उसी वक्त पीछे से एक तेज ट्रक आ रहा था। अगर राज बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ाता तो सीधे ट्रक से टकरा जाता। वो औरत फिर बोली, रुक जा, वरना तू भी मर जाएगा। राज डर से जड़ हो गया। ट्रक सर से उसके पास से निकल गया। अगर वो आगे बढ़ जाता तो उसकी मौत तय थी। धीरे धीरे बाइक फिर अपने आप स्टार्ट हो गई। राज पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई औरत नहीं थे, बस सुनसान रोड और हवा की आवाज़ थी। अगले दिन राज ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि उस लड़की का नाम सुहानी था। उसकी शादी के दिन पूरी बारात हादसे में ख़त्म हो गए थे। तब से उसकी आत्मा उसी रोड पर लोगों को चेतावनी देती है, ताकि कोई और मौत का शिकार न बने। राज ये सुनकर दंग रह गया। उसने तय किया कि अब वो लोगों को बताएगा कि ये रोड खतरनाक नहीं, यहाँ ट्रक और गाड़ियाँ तेज रफ्तार से चलती हैं। हादसों की वजह भूत प्रेत नहीं, बल्कि लापरवाही है। राज ने सोशल मीडिया पर मौत वाला रोड का मुद्दा उठाया। प्रशासन तक उसकी आवाज़ पहुंची। कुछ महीनों बाद उस रोड पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, स्पीड ब्रेकर बनाए गए और पुलिस की गश्त शुरू हुई। धीरे धीरे उस रोड पर हादसे कम हो गए। लोग अब उसे डर के बजाय चेतना वाला रोड कहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। प्रिंसिपल की ऑफिस का दरवाज़ा खुला और दो लोग बाहर निकले। दोनों की शक्लों पर फटकार बरस रहे थे। साला टॉपर, एक बोला, जो शक्ल से ही लीडर टाइप्स का लग रहा था। उसकी क्या गलती है यार? दूसरे ने उसकी ओर गर्दन घुमाकर सवाल किया। अबे सारी गलती उसी की है। इतने ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत क्या है? ना तो वो इतना अच्छा स्कोर करता और ना ही सर उसके साथ हमें कंपेयर करते हुए इतना सुनाते हैं। पहले ने जबड़ा भींचते हुए जवाब दिया। वाह, तेरा लॉजिक तो कमाल का है यार। अरे भाई, अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। और वैसे भी मार्क्स से ज़्यादा हमारी कम अटेंडेंस की वजह से सुनाया हमें। वो सब मैं नहीं जानता,
अब तो उस टॉपर के बच्चे को मजा चखाना ही पड़ेगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। पहले ने कुछ सोचने के बाद चिढ़े हुए स्वर में कहा, भाई बस और कुछ नहीं सुनना, सिर्फ इतना बोल, तू मेरा साथ देगा या नहीं? पहले ने दूसरे को इंटरप्ट करते हुए पूछा। तेरे से बाहर मैं कैसे जा सकता हूँ? दूसरे ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। अगला दिन सुबह का समय, हॉस्टल का स्टडी रूम। कैमरा नजर तो नहीं आया? पहले ने पूछा। नहीं भाई, लेकिन एक बार फिर। चुप हो जा यार, कौन सा वो मर ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डर कर भाग जाएगा, घर चला जाएगा और 1 साल स्किप कर देगा, हमारी तो जान छूटेगी। पहले ने फिर दूसरे को रोकते हुए कहा, चल रेडी हो जा, वो कभी भी आ सकता है। पहले ने एक काला मास्क और हुडी वाली जैकेट पहनते हुए कहा। कुछ सुकचाते हुए दूसरे ने थोड़ा लाल रंग अपने चेहरे और टी शर्ट पर लगाया और फर्श पर लेट गया। पहले ने एक चाकू को उस रंग में डुबाया और दूसरे के सिर के पास खड़ा हो गया। इतनी सुबह अकेला टॉपर ही उठ जाता था, सो किसी और के आने की संभावना काफी कम थी। कुछ ही समय बाद जैसे ही कमरे के मुहाने पर उसका चेहरा दिखा, पहले ने स्प्रिंग वाले चाकू से दूसरे पर किसी पागल की तरह हंसते हुए वार करना शुरू कर दिया। दूसरा भी हर वार पर शरीर को झटका देकर अपने रोल को जस्टिफाई कर रहा था। रोशनी वैसे ही कम थी, ऊपर से एक ने मास्क और हुडी पहन रखा था, तो दूसरे का चेहरा रंग की वजह से पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए मूर्ति बन चुके टॉपर के होश पहले की उसकी ओर झपटने पर ठिकाने पर आए और वो जोरों से चिल्लाते हुए नीचे दौड़ा। चल चल जल्दी चल। उसकी नजरों से ओझल होते ही पहले ने दूसरे को हाथ देते हुए कहा। अब तक टॉपर की आवाज के साथ कई और आवाजों ने मिलकर अभी भी सो रहे प्राणियों की नींद में खलल डालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने उनके रूम का दरवाज़ा जोरों से खटखटाया और आंखों में नींद लिए दोनों बाहर निकले। बाहर लॉबी में कुछ लड़के सभी रूम्स के दरवाजे को खटखटाते हुए सीढ़ियों पर आने को कह रहे थे। लड़कों में टॉपर भी था, जो उनके दरवाज़ा खोलने पर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की ओर थरथराती उंगली से इशारा करने के बाद बाकी लड़कों के पीछे दौड़ गया। भाई ये सभी सीढ़ियों की ओर जाने को क्यों कह रहे हैं? दूसरे ने सवाल किया। अबे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो लगेंगी ही ना, पहले ने छल्लाते हुए कहा। दोनों जब भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे तो दोनों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। टॉपर की लाश औंधे मुंह सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी और फटे सिर से निकल रहा खून मानो सफ़ेद टाइल्स पर अपनी मौत की कहानी लिख रहा था। दोनों दोस्तों ने जब उसकी लाश को देखा तो उनके पैर थर थर कांपने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मजाक इतना खौफनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।